नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा जीके या जीएस कह सकते हैं, जनरल स्टडीज़ का जो आपका सीरीज है वो चल रहा है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं हम हमेशा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूँकि दोस्तों ये जीके के प्रश्न हैं, तो जीके के प्रश्न सभी एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, ग्रुप डी का कोई भी मतलब कि पेपर हो, और उसके अलावा सुपर टेट का हो, उसमें भी जीके या जीएस पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी परीक्षा में जीके का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, चाहे इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके जीके को कवर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम यही है कि हम बार बार जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न उनका हम रिवीजन करें। तो दोस्तों उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से जीके में शामिल करके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी जानते होंगे दोस्तों आप, दो तरह की स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी में दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जैसे कि जो तत्काल यूज के लिए होती हैं, ठीक है। तो इसका जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? ये प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है या डिवाइस। इसके अलावा दोस्तों जैसे अगर बात करें हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप की, दोस्तों ये कैसे है? सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं या सीडी या डीवीडी ड्राइव, डीवीडी है, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ज़्यादा आपको चीज़ें मतलब कि सेव करने के लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो पूछा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? पहला है डिस्क क्लीनअप, दूसरा है विंडोज, तीसरा है डिस्क रिफ्रेगमेंटर और चौथा है विजुअल बेसिक। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात पूछा है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कंप्यूटर के दो प्रश्न होंगे और तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक टर्मिनोलॉजी आती है, देखिए हमला सतह यानी अटैक सरफेस। तो दोस्तों इसको जो है हम हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है, तो इस पर आप लगाएंगे। तो ये याद रखने की बातें हैं, अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हैं लंबे समय से तो ये ऐसे टर्मिनोलॉजी से आप प्रैक्टिकली परिचित होंगे। इसके लिए कोई स्टडी करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों अगर आप उस क्षेत्र से नहीं हैं तो आपको इन बातों को भी ध्यान देना होता है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक एक नंबर दिलाती हैं, एक एक अंक के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? दोस्तों गणितीय तकनीकी की बात कर रहा है और डेटा अखंडता की बात कर रहा है। कोई भी डेटा हो, इंड टू इंड इंक्रिप्शन हो और गोपनीयता उसमें बनी रहे, तो इसको दोस्तों कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों ये भी कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो चार प्रश्न आपने देखा कंप्यूटर और तकनीक से पूछे जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में दोस्तों इस समय बहुत चर्चा में है, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उसमें भी बिल्कुल यही है, क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट पे ही आधारित है। तो उसको बहुत सारे देशों ने लीगल टेंडर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल उस पर कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग और थोड़ा सा डीप स्टडी उसके बारे में करने की ज़रूरत होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का परसेंटेज क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन पहला है ये, और इसमें देखिए 68.7% जो है, यही जो है मतलब कि इतना 68.7% भूमि जो है कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि है यूपी में। तो ये डेटा याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, इसको याद रखिए। रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है। तो दोस्तों देखिए अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। तो दोस्तों जो किष्किंधा कांड है रामचरितमानस का, ये सबसे छोटा अध्याय है। और बात करें सबसे बड़ा कांड की, तो बालकांड जो है, बालकांड ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अध्याय है बालकांड। चलिए अगला देखते हैं, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो भारत में आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहला स्थान है आलू के उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। किछौछा दरगाह शरीफ किस जिले में स्थित है दोस्तों, संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अम्बेडकर नगर या सुल्तानपुर। तो दोस्तों ये कहाँ है, अम्बेडकर नगर में स्थित है। अम्बेडकर नगर में जो है सूफी संत सैयद मखदम अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह के नाम से जाना जाता है, किछौछा दरगाह। तो अम्बेडकर नगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी। तो दोस्तों इनका संबंध है वायलिन से, याद रखिएगा इसे। और ये चर्चा में क्यों था, ये 2004 में एन राजम को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। एन राजम को कब, 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है 2018 के ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था। तो उस समय की दृष्टि से इसका उत्तर है 2019। तो जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं अर्धकुंभ, महाकुंभ से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। दोस्तों अगर आप पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश से होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चों के जन्म के अवसर पर सोहर लोकगीत गाया जाता है। तो सोहर कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध है। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या गोकुल। तो दोस्तों लठमार होली के लिए जो आपका मथुरा जिला है वहाँ पर बरसाना जो क्षेत्र है, बरसाना लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये सब यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं। सोहर गीत और लठमार होली यूपी की संस्कृति से प्रश्न आया। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के ये देखिए दरगाह शरीफ वगैरह, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए कृषि के बारे में पूछा गया यूपी के, तो कम से कम यहाँ पे देखिए 5-6 क्वेश्चन आपके यूपी से आ गए। चलिए अगले पेज पे चल रहे हैं दोस्तों। देखिए मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। दोस्तों मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों मिट्टी की बारात के लेखक हैं श्रीमंगल सिंह सुमन। श्रीमंगल सिंह सुमन दोस्तों, इन्होंने मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह का लेखन किया था, इसका जो संकलन किया था। और काव्य संग्रह की इस रचना के लिए इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों कब, 1974 में। 1974 में साहित्य अकादमी। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन करने का मतलब यही है कि अगर अगली बार पूछ ले कि 1974 में साहित्य अकादमी से किसे सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों ये है श्रीमंगल सिंह सुमन। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंटर वुड फेयर
फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा। तो दोस्तों ये आपका है आगरा में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर ये 1963 में स्थापित हुआ था आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये देखिए आगरा में है अगर, तो ये भी उत्तर प्रदेश से ये प्रश्न भी यूपी स्पेशल का ही माना जाएगा। अगला देखिए 2011 की जनगणना के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद या गाज़ियाबाद? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद यानी इसका इस नाम प्रयागराज है, प्रयागराज। तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है। और चूँकि अभी 2021 का जो जनगणना होना था, जो प्रक्रिया चल रही थी, अभी कोविड-19 के कारण या अन्य कुछ वजहों के कारण अभी इसके डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो अगर वो डेटा आ जाएंगे तो हमें नए डेटा को याद रखना होगा। फिलहाल अभी के लिए आप 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? विल्लानवगाई, शालागोभा। एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था, ये हमारा प्रश्न था। और वेल्लानवगाई, शालाभोगा, पल्लीचंदम या ब्रह्मदेया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को जो दान में दिए जाते थे उस भूमि को दोस्तों क्या कहते थे? पल्लीचंदम कहा जाता था उन्हें। इसके अलावा दोस्तों बात करें शालाभोग को, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव कहते थे। ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि को। और किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी, विद्यालय के लिए ये शालाभोगा कहा जाता था। उसके अलावा दोस्तों बात करें अगर जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी हैं उनकी भूमि को क्या कहते थे? वेल्लनवगाई। उनकी भूमि को वेल्लनवगाई कहते थे। जो ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे, ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे, वेल्लनवगाई कहते थे इनकी भूमि को। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी। और जैन सभाओं में दान में दिए जाने वाली भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था। तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं, इनको हमें याद रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों मंदिर को अगर उपहार में दी गई देवदान होती है, उस भूमि को क्या कहते हैं? उसको देवदान कहते हैं या फिर तिरुनमट्टुकन्नी कहते हैं। तिरुनमट्टुकन्नी, इस तरह हम आपको दिखा देते हैं लिखकर। तिरुनमट्टुकन्नी कहते हैं ऐसे भूमि को जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की बात करें तो इसकी नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों ये नींव रखी गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात फेमस है दोस्तों, इन्होंने आपका जौनपुर शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक जी ने, तो इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु के
बाद उसके किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दोस्तों कौन सा शासक ऐसा था, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो सही उत्तर है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं जो था ये अपने लाइब्रेरी में ऊपर जो है पुस्तक पढ़ते हुए टहल रहा था और अचानक जो है सीढ़ी पर जब टहलते हुए उतर रहा था, अचानक इसका पैर फिसल गया और गिर करके इसकी मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों गिर के मरने में एक और था शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था इसमें से? जो घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के मर गया था। उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा शासक था जो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस चोल शासक ने की थी? किस मुगल शासक ने की थी? ओके, तो जो आपका मोर सिंहासन है, इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, इसका निर्माण किया था किसने? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोध गया एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बौद्ध तीर्थ केंद्र क्या है? अच्छा, बोध गया एक कौन सा स्थल के बारे में पूछ रहा है? बोध गया एक जो है बौद्ध तीर्थ केंद्र है। तो क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और निर्वाण प्राप्त तो यहाँ किया नहीं था, कुशीनगर में किया था। उसके अलावा दोस्तों ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बोध गया में प्राप्त किया था। इसलिए ये गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त किया था कहाँ किया था? बोध गया में प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसको याद रखिए। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो ये था बेलगाम में 1924 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टेनी बाल्डविन या नेविल चैम्बरलेन या सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड? दोस्तों सही उत्तर है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। और जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय 1932 में इसने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली? तो दोस्तों इनमें से शहर कौन सा है? तो वर्तमान प्रयागराज है, लेकिन ये इलाहाबाद है। तत्कालीन इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड वो पार्क है वहाँ पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 नदियाँ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। दोस्तों आप जानते हैं नर्मदा नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी ही जो है अरब सागर में गिरती है। बात करें दोस्तों गोदावरी की, कावेरी की या कृष्णा की, तो दोस्तों ये नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती हैं। और दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों ये उत्तर सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है, तो दोस्तों बिहार में। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है दोस्तों? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया? तो दोस्तों ये है जर्मनी से। तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी के जो आपका दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ से जो है ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वतीय क्षेत्र से निकलता है। और ये जो है किस सागर में मिल जाती है अंत में जाके? तो ये ब्लैक सी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।